और नोटपैड। स्क्रीन शेयर नहीं हुई, एक मिनट रुको, मेरे ख्याल से शेयर नहीं हुई सॉरी। चलिए ठीक है, फिर आगे हम यहाँ पे मार्जिन और पैडिंग प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको सिर्फ पैडिंग प्रॉपर्टी के बारे में बता देता हूँ, क्या इसका काम है, कैसे इसका यूज किया जाता है। ठीक है, डायरेक्टली मैं प्रोग्राम में बता रहा हूँ। हेड सेक्शन आ जाएगा हमारा, उसके अंदर टाइटल। ठीक है, टाइटल के अंदर हम यहाँ पे लिख लेते हैं मार्जिन प्रॉपर्टीज। इसके भी अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया भी था कि मार्जिन के लिए भी हमारे पास 4 ऑप्शंस रहते हैं। कौन कौन से? टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट। तो इन्हीं 4 ऑप्शंस के बेसिस में यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी रहती है। मार्जिन टॉप हो गया, जैसे एक तो कॉमन प्रॉपर्टी होगी मार्जिन। तो जो कॉमन प्रॉपर्टी है मार्जिन, वो क्या काम करेगी? चारों तरफ से मार्जिन को एक जैसा करेगी। ठीक है, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, जो भी ऑप्शन है। बट अलग अलग हम यहाँ पे मार्जिन को एडजस्ट करना चाह रहे हैं तो ये भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखेंगे हम यहाँ पे आगे उसके बाद आ जाएगा हमारे यहाँ पे बॉडी वाला पार्ट। ठीक है, बॉडी टैग एक हम यहाँ पे बना देते हैं पैराग्राफ। तो MS वर्ड से हम पैराग्राफ को ले लेते हैं यहाँ पे विंडो आर, और टाइप करना होगा यहाँ पे विनवर्ड। रैंडम कमांड के थ्रू हम यहाँ पे इसको ले लेते हैं पैराग्राफ को। ठीक है, और इसको क्योंकि कॉपी तो हमारा हो चुका है। ये हमारा एक पैराग्राफ हो गया। इसके अलावा अगर यहाँ पे इमेज की बात करें, इमेज src फाइल का नाम आ जाएगा 4.jpg लिख के लेते हैं इसका नाम। ठीक है, फाइल का नाम, और img टैग हमारा कभी क्लोज होता नहीं है। सेव कर लेते हैं पहले फाइल को हम यहाँ पे margin.html। ठीक है, फाइल हमारी सेव हो गई। ठीक है, ये हमारी फाइल है, ओपन कर लेते हैं इसको हम। राइट क्लिक, ओपन में तो ग्राफ ओपन कर लेते हैं, ज़्यादा रन करते हैं हम लोग। रन तो कहीं भी कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। अब जो ब्राउज़र मुझे सूटेबल लगता है अपने हिसाब से यूज कर लेते हैं। ठीक है, अभी इनका जो अलाइनमेंट वगैरह है या प्रॉपर जो इमेज का साइज यहाँ पे आना चाहिए था, वो साइज नहीं आ रहा है, बहुत बड़ा आ रहा है। तो अब हम यहाँ पे CSS का यूज करते हैं। ठीक है, तो CSS अगर हमने यूज करनी है तो क्या करना होगा? हेड सेक्शन के अंदर हमें यहाँ पे स्टाइल टैग लगाना होगा, और इसके अंदर हमारी CSS की सारी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। ठीक है, तो पहले हम पैराग्राफ के लिए यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा देंगे कि पैराग्राफ का फॉन्ट साइज हमारा 25 पिक्सल हो जाए। कलर जो है इसका यहाँ पे व्हाइट हो जाए। ठीक है, बैकग्राउंड भी देना पड़ेगा क्योंकि व्हाइट का व्हाइट तो दिखेगा नहीं, इसलिए बैकग्राउंड देना भी जरूरी है। बैकग्राउंड हो जाए ग्रीन। टिप्स वगैरह आप देना चाहते हो वो आप दे सकते हो। टेक्स्ट अलाइन आप दे सकते हैं यहाँ पे, टेक्स्ट अलाइन, जस्टिफाई। ठीक है,
इमेज के लिए हम यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा देते हैं आईएमपी टैग के लिए। इमेज की मेरी विड्थ कितनी होगी, हाइट कितनी होगी, फिलहाल के लिए अभी हम यहाँ पे विड्थ इसके ले रहे हैं 300 पिक्सल। ये यूनिट्स लिखना जरूरी है, बताइए आप लोगों को सीएसएस के अंदर। और हाइट होगी हमारी यहाँ पे 50 पिक्सल लेते हैं, सेव कर लेते हैं और तो ये इफेक्ट आ गया। ठीक है, अब देखिए मार्जिन प्रॉपर्टी का क्या रोल है कि अगर मैं यहाँ पे इन दोनों के बीच की गैपिंग कम करना चाह रहा हूँ या बढ़ाना चाह रहा हूँ, तो ऐसी कंडीशंस में ये मार्जिन प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था कि अलग अलग जो एलिमेंट्स होते हैं हमारे वेब पेज के अंदर, उनकी मार्जिन या उनके बीच में जो डिफरेंसेस हैं या जो गैपिंग्स हैं उनको एडजस्ट करने के लिए, ठीक है, वहाँ पे यूज किया जाता है। इसका यूज हमने एक बार पहले भी किया था जहाँ पे हमने मार्जिन जीरो किया था। ठीक है, मार्जिन जीरो करने से क्या होगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए अगर हम यहाँ पे बॉडी टैग के लिए प्रॉपर्टी लगाएं, इसका यूज हमने पहले भी किया था। मार्जिन जीरो कर दूंगा और जब भी मैं अगर यहाँ पे जीरो लिखूंगा तो यहाँ पे मुझे पिक्सल लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, पिक्सल लगाने की जरूरत नहीं, काम करेंगे। तो जो आप देख रहे थे गैपिंग जो दिख रही थी हमारी पैराग्राफ में, चारों तरफ से गैपिंग आ रही थी, नहीं आ रही है। इमेज में गैपिंग आ रही थी, नहीं आ रही। तो ये मार्जिन की वजह से ही होता है। मार्जिन जीरो जब हम रखेंगे तब होगा ऐसा। बॉडी में हमने किया। ठीक है, तो अभी मैं बॉडी से मार्जिन को हटा देता हूँ। ये मान लीजिए अगर मैं बढ़ा देता हूँ बॉडी की मार्जिन को 20 पिक्सल कर देता हूँ, तो फिर देखिए क्या चेंज आएगा। ये कई बार होता है कि कंटेंट को हमने जो है हट के दिखाना है, मतलब जैसे लेफ्ट और राइट साइड से जो उसका अलाइनमेंट है, तो हम चाह रहे हैं कि उसमें गैप आ जाए, थोड़ा हट के। ठीक है, तो उसके लिए मार्जिन को आप बढ़ा सकते हो। मार्जिन कम करनी है तो कम करने का ऑप्शन भी यहाँ पे माइनस में भी आप दे सकते हो। ठीक है, वैसे तो जीरो लिया जाता है, जीरो से लेस कभी और हमें जरूरत पड़ती है मार्जिन को कम करने की। तो ये क्या कर रहा होगा, चारों तरफ से मार्जिन को 20 पिक्सल कर देता होगा। अब बात करें कि मुझे केवल टॉप से ही मार्जिन को 20 पिक्सल रखना है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मार्जिन टॉप 20 पिक्सल। ठीक है, रिफ्रेश करेंगे तो आप देखिए यहाँ की जो मार्जिन थी वो पहले जैसी होगी, ऊपर की जो मार्जिन है वो बढ़ गया, 20 पिक्सल हो गया। ठीक है, अगर मैं मार्जिन बॉटम की बात करूँ, अलग से मैं लगाना चाह रहा हूँ, तो ऑप्शन तो चलो मैंने इसको बढ़ा ही दिया है, मैं बॉटम से भी इसको बढ़ाना चाह रहा हूँ, तो मार्जिन बॉटम आ जाएगा। इसको मैं देता हूँ 50 पिक्सल। ठीक है, 50 पिक्सल मेरी हेल्प से ऑलरेडी पहले से ही है, थोड़ा बढ़ा के देखते हैं। बॉटम मार्जिन बट इसमें काम नहीं करता। चलिए टॉप की हटा के देखते हैं। लेकिन एक चीज ये भी है ना, बॉटम मार्जिन इसमें काम क्यों नहीं करेगी, क्योंकि हम ये अप्लाई कर रहे हैं बॉडी में। बॉडी में मार्जिन बॉटम से मैनेज हो रही है नहीं हो रही, ये तो हम नहीं लगा सकते क्योंकि नीचे तो कुछ कंटेंट ही नहीं है हमारा, इसीलिए यहाँ पे नहीं दिख रहा। ठीक है, तो एक्चुअल में अब अगर हमें यहाँ पे मार्जिन को एडजस्ट करना है तो हम पैराग्राफ के लिए लगा सकते हैं, जिसके लिए हमने इन एलिमेंट्स को लगाया है, यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि पैराग्राफ और इमेज के बीच में जो गैपिंग है मेरी बढ़ जाए, ये हम मार्जिन प्रॉपर्टी के थ्रू कर सकते हैं। मार्जिन बॉटम, ये हो जाए 50 पिक्सल। देखिए, ठीक है, अब अप्लाई हुआ। तो ऐसे हम यहाँ पे मार्जिन का यूज कर सकते हैं। अगर केवल हम मार्जिन की बात करें, मैं यहाँ पे बॉटम टॉप ये नहीं लिखता, तो क्या करेगा, चारों तरफ से इसकी मार्जिन को 50 पिक्सल कर देगा। कई जगह आपने देखा होगा कंटेंट को इस फॉर्म में भी लिखा जाता है
चारों तरफ से उसकी मार्जिन ऐसे रहती है, ठीक है। बाकी पैराग्राफ में और कोई चेंजेस करने हैं वो भी हो सकते हैं। बैकग्राउंड में कोई चेंजेस करने हैं, ये प्रॉब्लम हमारी बाद में आएगी कि बैकग्राउंड जैसे आप देख रहे होगे ना कि जहाँ पे हमारा बैकग्राउंड है वहीं से हमारा टेक्स्ट भी स्टार्ट है। हम चाह रहे हैं कि बैकग्राउंड थोड़ा सा और उसकी विड्थ और हाइट थोड़ा बढ़ जाए, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज भी आएंगी आगे जाके, बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब थोड़ा मार्जिन का यूज आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही मान लीजिए अगर मैं इमेज में मार्जिन लगाना चाह रहा हूँ, मुझे लगता है कि इमेज जो है मेरी लेफ्ट साइड से बहुत ज़्यादा चिपक गई है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एकदम से वहाँ पे चिपक के आ रही है। तो मैं इसको पूरा वहाँ डिस्टेंस देना चाह रहा हूँ, तो मार्जिन मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ, 100 पिक्सल कर देता हूँ। तो इमेज क्या होगी, अपनी पोजीशन से हट जाएगी। जैसे मैं आपसे कह भी रहा था कि अगर मुझे एक पैराग्राफ चाहिए और साथ में एक मैं चाह रहा हूँ कि इमेज भी वहाँ पे आ जाए, ठीक है, तो ये हम पोजीशन प्रॉपर्टी के थ्रू कर सकते हैं, और ये काम हम मार्जिन प्रॉपर्टी के थ्रू ही कर पाएंगे, ठीक है। कैसे कर पाएंगे वो तरीका भी आपको दिखा देता हूँ। तो इतना तो आप लोगों को समझ में आया ना मार्जिन का कैसे यूज हो रहा है, यहाँ पे मार्जिन प्रॉपर्टी हम कैसे यूज कर पा रहे हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें किसी को, पहले ये बताइए आप, इतना क्लियर है। चलिए फिर आगे मैं बताता हूँ कि हम ऐसा कैसे कर पाएंगे। तो पैराग्राफ की विड्थ हमें पहले यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। इसमें से मार्जिन में हटा देता हूँ अभी, और बॉडी की मार्जिन की भी अभी हमें जरूरत नहीं, इसको भी हटा देता हूँ। ये तो मैंने ऐसे आपको दिखाने के लिए बताया, ठीक है। तो यहाँ पे हम पैराग्राफ की विड्थ देखते हैं, सपोज 500 पिक्सल, ठीक है। इमेज की विड्थ तो हमने ऑलरेडी दी है पहले से, तो किस तरह से दिखेगा ये देखते हैं पहले। तो इस टाइप से आपको दिख रहा है। अब सपोज अगर मैं यहाँ पे इसको भी पैराग्राफ के अंदर रख के इसमें अलाइन ऑप्शन लगा देता हूँ, अलाइन प्रॉपर्टी लगा देता हूँ, ठीक है, या पहले ही मैं अलाइन लगा दूँ इसमें, राइट कर देता हूँ, ठीक है, अलाइनमेंट तो हो गया। अब लेकिन मैं चाह रहा था कि ये जो इमेज है ये पैराग्राफ के साइड में आ जाए, पैराग्राफ के साथ दिखे। तो यहाँ पे मुझे पैराग्राफ की मार्जिन एडजस्ट करने की भी जरूरत है और इमेज की मार्जिन एडजस्ट करने की भी जरूरत है, ठीक है। कैसे देखते हैं, तो CSS में जाना होगा हमें इसके लिए, और यहाँ पे ही मार्जिन प्रॉपर्टी हमें लगाना है, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि मार्जिन लेफ्ट से मेरी हो जाए यहाँ पे 100 पिक्सल पैराग्राफ, ठीक है, और मार्जिन टॉप जो है ये हो जाए 50 पिक्सल, बस मेन दो ही मार्जिन होती है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इसको मैनेज करना चाह रहा हूँ तो ये दो ही मार्जिन मेरी यहाँ पे काम करेगी, इसको 50 भी रख सकता हूँ, थोड़ा और मार्जिन टॉप 50 पिक्सल, देखते हैं इससे और ज़्यादा होता है। एक्चुअल में हो क्या रहा था वहाँ पे, स्क्रॉल मोड पे आ गया था, स्क्रॉलिंग में आ गया था, तो हमें लग नहीं रहा था कि वहाँ पे वो चेंजेस आ पा रहे हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि इमेज मेरी ऊपर आ जाए, इसके लिए मुझे इमेज में मार्जिन लगाना है, ठीक है। तो इमेज में मैं यहाँ पे मार्जिन प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ। क्या लिखना होगा उसके लिए मुझे, मार्जिन लेफ्ट, पहले तो मैं लेफ्ट से इसकी मार्जिन को सही करता हूँ, जितनी मैंने पैराग्राफ में रखी थी उतनी मैं यहाँ पे दे सकता हूँ कि लेफ्ट से इमेज की मार्जिन कितनी हो जाए, 100 पिक्सल हो जाए, ठीक है।
मार्जिन लेफ्ट राइट राइट साइड में हमारा इसका अलाइनमेंट है, सही आ गया। अब इस इमेज को मुझे ऊपर लेके आना है, तो अब मुझे क्या करना होगा, मार्जिन टॉप लगाना होगा। मार्जिन टॉप को एडजस्ट करूंगा क्योंकि इस इमेज की जो टॉप मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ज़्यादा है तो कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मार्जिन टॉप को माइनस में देना पड़ेगा। आप इसको माइनस में दे सकते हो, माइनस यहाँ पे 400 पिक्सल, ठीक है। नेगेटिव आप यहाँ पे रख सकते हो। तो ऐसे करके हम इसको एक साथ दिखा सकते हैं, ठीक है। एक साथ दिखाने का यही तरीका रहता है मार्जिन के थ्रू। तो ये काम मार्जिन के थ्रू किया जा सकता है, या फिर पोजीशन प्रॉपर्टी आती है हमारी आगे जाके, उसके थ्रू भी हम कर सकते हैं। एक चीज और देख लेते हैं, पेज को मिनिमाइज करके देख लेते हैं। देखो पेज को मिनिमाइज करने से थोड़ा ये दिक्कत जरूर आती है, मार्जिन या पोजीशन अगर हम लगा रहे हैं, क्योंकि हमने सेट कर रखा है ना वहाँ पे उसको। या तो अगर ये टेबल के अंदर होता, टेबल के बेसिस में हमने बनाया होता, तब तो कंडीशन थी वो टेबल को क्या करता, कोलैप्स कर देता उसके हिसाब से, ठीक है, ऑटोमेटिक वो एडजस्ट कर लेता था, ठीक है। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे हमने फिक्स एक मार्जिन रखी हुई है, तो उसके हिसाब से ही काम करेगा। तभी वो क्या किया उसने, जब हम उसको मोबाइल व्यू में जब लेके आए हम, ठीक है, तो वहाँ पे उसने उसको कंटेंट को ओवरलैप कर दिया, दोनों कंटेंट वहाँ पे ओवरलैप, ठीक है। तो मार्जिन का यूज बहुत ज़्यादा सोच समझ के ही हमें करना होता है, जहाँ पे एक्चुअल में उसकी ज़रूरत है वहाँ पे हमें करना है, ठीक है। हर जगह हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे अब यहाँ पे पेज का साइज मेरा थोड़ा छोटा हो गया था, हाफ कर दिया था मैंने यहाँ पे बिल्कुल, तो दोनों कंटेंट मेरे ओवरलैप हो जाएगा, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है, तो गलत हो जाएगा ना ऐसा। तो ऐसे आप यहाँ पे मार्जिन प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हो। अच्छा, मार्जिन को और कैसे यूज किया जा सकता है उसका एक और तरीका है। देखिए एक तरीका तो क्या है कि मैंने अलग अलग लिख लिया यहाँ पे, मार्जिन लेफ्ट 100, मार्जिन टॉप 50, जितना मुझे चाहिए था, ठीक है। इसको यूज करने का अदर मेथड क्या रहता है वो भी देख लेते हैं। यहीं पे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, कमेंट बना देते हैं एक। सपोज अगर मैं यहाँ पे केवल मार्जिन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, और मार्जिन प्रॉपर्टी अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे मैं 1 पिक्सल देता हूँ, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि क्या करेगा, टॉप इक्वल्स टू राइट इक्वल्स टू बॉटम इक्वल्स टू लेफ्ट, इन सबकी मार्जिन सेट कर देगा 1 पिक्सल, ठीक है, या जितना भी आप वहाँ पे दे रहे हो। अब सपोज अगर मैं यहाँ पे दो वैल्यू देता हूँ, 1 पिक्सल एंड 2 पिक्सल, अब इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में पहली वाली जो वैल्यू लेगा टॉप इक्वल्स टू बॉटम, टॉप और बॉटम की, ठीक है, टॉप और बॉटम इक्वल्स टू 1 पिक्सल, और 2 पिक्सल जो ये लेगा, ये किसके लिए लेगा, राइट एंड लेफ्ट इक्वल्स टू 2 पिक्सल। इस तरह का फॉर्मेट ये फॉलो करता है, ठीक है। जब भी हम यहाँ पे दो वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, टू वैल्यूज हम प्रोवाइड कर रहे हैं उस कंडीशन में, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे तीन वैल्यू दी होती, 1 पिक्सल, 2 पिक्सल, 3 पिक्सल, फिर क्या होता बता सकते हैं, फिर कैसे लेता वैल्यू पे, फिर किस तरह से लेगा, 1 पिक्सल जो लेगा ये किसके लिए लेगा, टॉप के लिए। थोड़ा सा और प्रॉब्लम, ठीक है, तो इस कंडीशन में टॉप हो जाएगा 1 पिक्सल। अब जो मिड वैल्यू लेगा ये लेगा राइट और लेफ्ट के लिए, राइट इक्वल्स टू लेफ्ट इक्वल्स टू 2 पिक्सल, और
लास्ट वाली जो रहेगी हमारी, ये लेगा बॉटम की लाइन, बॉटम इक्वल्स टू इस टाइप से लेगा। अगर हम 4 वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, 1 पिक्सल, 2 पिक्सल, 3 पिक्सल एंड 2 पिक्सल, तो यहाँ पे तो वैसे भी नोन है कि 4 हमारे एरियाज होते हैं, 4 एरियाज के लिए अलग अलग यहाँ पे वैल्यूज लेगा। पहले टॉप के लिए लेता है, पता नहीं आपको, 1 पिक्सल। टॉप के बाद फिर कौन सा पोर्शन आता है, राइट, तो राइट के लिए यहाँ पे लेगा 2 पिक्सल। उसके बाद बॉटम आएगा, फिर बॉटम के लिए लेगा यहाँ पे 3 पिक्सल, देन लास्ट लेफ्ट के लिए लेगा यहाँ पे 4 पिक्सल। तो इस तरह का फॉर्मेट ये फॉलो करता है, ठीक है। तो वैल्यू आप चाहे कैसे भी दे दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सीक्वेंस जो ये फॉलो करता है वो मैंने आपको बता दिया। अगर यहाँ पे लिखता हूँ मार्जिन इक्वल्स टू 1 पिक्सल, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर मैं केवल एक ही वैल्यू दे रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे 20 पिक्सल दिया, तो उसने चारों तरफ से क्या किया, 20 पिक्सल सेट कर दिया। अगर मैं मार्जिन 20 पिक्सल 20 पिक्सल ये लिखता हूँ, तो क्या करेगा, टॉप और बॉटम उन दोनों को 20 पिक्सल लेगा, ठीक है। लेफ्ट और राइट इसको लेगा 30 पिक्सल। कई बार होता है कि हमें टॉप और बॉटम अलग चाहिए होता है, लेफ्ट और राइट उसकी गैपिंग या स्पेसिंग हमें अलग चाहिए होती है, तो उसके लिए ऐसा आप कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 30 पिक्सल 30 पिक्सल 40 पिक्सल। इस कंडीशन में क्या करेगा, टॉप हो जाएगा 20 पिक्सल, बॉटम हो जाएगा 40 पिक्सल, लेफ्ट और राइट ये सेम ही रहेगा 30 पिक्सल, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे मार्जिन की बात करें, टॉप फॉर्मेट होता है उसका 20 पिक्सल 40 पिक्सल एंड 50 पिक्सल। तो चारों तरफ से क्या करेगा, मार्जिन को अलग अलग फॉर्म में एडजस्ट करेगा। टॉप को 20 पिक्सल, ठीक है, टॉप के बाद फिर राइट को 30 पिक्सल, राइट के बाद फिर आ जाएगा बॉटम 40 पिक्सल और उसके बाद लेफ्ट आ जाएगा 50 पिक्सल, ठीक है। तो ये सीक्वेंस, ये फॉर्मेट यहाँ पे ही फॉलो करता है, क्लियर हुआ। इसी को हम अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये तो पूरा एक कंप्लीट की बात आ रही थी, ठीक है। कंप्लीट भी नहीं कह सकते हैं, कंप्लीट कौन सा करेगा, कंप्लीट पूरी वाला करेगा कि चारों तरफ से उसने 20 पिक्सल कर दिया, ये फिर अलग अलग करके कर रहा है सेपरेट फॉर्म में। इसी को लिखने का एक और तरीका जो मैंने आप लोगों को ऊपर दिखाया था कि जैसे मुझे केवल टॉप से ही एडजस्ट करना है, कई बार होता है कि पर्टिकुलर मुझे टॉप ही रिक्वायर्ड है, तो अलग से मैं लिख सकता हूँ वहाँ पे मार्जिन टॉप जितना मुझे चाहिए, ठीक है, 30 पिक्सल 40 पिक्सल जितना चाहिए। ऐसे ही मान लीजिए मार्जिन राइट की बात करें, केवल कहीं भी मुझे मार्जिन राइट करना है जितना भी मुझे रिक्वायर्ड है, कहीं भी मुझे मार्जिन बॉटम को एडजस्ट करना है 50 पिक्सल 60 पिक्सल जितने भी मैं रखना चाहूँ तो यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट एडजस्ट करना चाह रहा हूँ किसी एलिमेंट, तो मुझे लेफ्ट से एडजस्ट करने की जरूरत पड़ती है, जितना भी मुझे रखना है उसके हिसाब से, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे वर्क करेगा, क्लियर हुआ। इस तरह से हम यहाँ पे मार्जिन प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं, और कैसे कैसे कर सकते हैं, आप चाहो तो इसको सेपरेटली भी यूज कर सकते हो, ठीक है, मार्जिन टॉप, मार्जिन राइट, मार्जिन बॉटम, मार्जिन लेफ्ट, या फिर उसके लिए एक सिंपल शॉर्ट तरीका मैंने आपको ये भी बताया। बट इसके लिए आपको सीक्वेंस उसका प्रॉपर पता होना चाहिए। अगर आपको सीक्वेंस ही पता नहीं है उसका तो फिर आप नहीं कर पाओगे। तो सीक्वेंस पता नहीं है तो ज़्यादातर मेथड फिर आपके लिए ये वाला रहेगा कि अलग अलग आप उसको मेंशन कर दीजिए, मार्जिन टॉप मुझे इतना चाहिए, मार्जिन राइट मुझे इतना चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए कभी ऐसा होता है कि चारों तरफ से एक ही ऐसी मार्जिन मुझे रिक्वायर्ड है, तो फिर उसके लिए ये वाला तरीका उतना सूटेबल नहीं है। 4 बार अलग अलग लिखने से अच्छा तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मार्जिन कोलन 20 पिक्सल, ज़्यादा बेस्ट तरीका फिर हमारा समय ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंट मेथड्स हैं, जो भी मेथड आपको सूटेबल लगता है उसके हिसाब से आप यूज़ कर सकते हो, जैसी नीड है जैसी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से भी हमें लिखना पड़ता है, ठीक है। तो क्लियर हुआ ये आप लोगों को मार्जिन प्रॉपर्टी, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी। तो
तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मार्जिन प्रॉपर्टी क्या होती है और मार्जिन प्रॉपर्टी के थ्रू क्या चीज़ हम यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बताऊँ फिर मैं नई प्रॉपर्टी। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी आएगी पैडिंग। हाँ रोहित कुछ कह रहे हो? हाँ हाँ कर सकते हो, चारों तरफ से वो -20 कर देगा। जैसे माइनस दे सकते हो आप, मैंने माइनस वाली वैल्यू लिखी नहीं है यहाँ पे, कर सकते हो आप कि जैसे अगर आपको मार्जिन 20 पिक्सल नहीं चाहिए, ठीक है, 20 पिक्सल में तो क्या करेगा, मार्जिन को कम करेगा। एक तरह से मार्जिन जितनी बढ़ाओगे आप यहाँ पे, मार्जिन की वैल्यू जितनी ज़्यादा बढ़ाओगे उतनी ज़्यादा मार्जिन को क्या करेगा वहाँ पे, कम तो नहीं कह सकते, एरिया कम कर देगा, कंटेंट का एरिया कम हो जाएगा आपके यहाँ पे, गैपिंग ज़्यादा आ जाती है। तो क्या कर रहा है यहाँ पे, हमारे कंटेंट के एरिया को कम कर दे रहा है। ठीक है, और कंटेंट का एरिया हमें ज़्यादा चाहिए तो वहाँ पे तो हमें नेगेटिव भी देना पड़ सकता है, माइनस में आप कर सकते हो, माइनस में भी आप प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको उसमें आगे टॉप की मार्जिन किसी एलिमेंट को मुझे ऊपर लेके आना है। कई बार होता है वेबसाइट बनाते समय या वेब पेज बनाते समय आपको ऐसी जरूरत पड़ सकती है, तो -100 पिक्सल दे दिया, तो क्या कर देगा, -100 पिक्सल मतलब अपने पोजीशन से -100 पिक्सल उसको शिफ्ट कर देगा ऊपर मार्जिन टॉप। ये काम आप लेफ्ट में भी कर सकते हो, राइट में भी कर सकते हो, जैसे आपको सूटेबल लगता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी फिर हमारे पास यहाँ पे आती है पैडिंग। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो सबको क्लियर हो ही गया होगा। फिर आगे नया ऑप्शन बताऊंगा। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टीज आएंगी यहाँ पे पैडिंग। आप लोगों का इतना हो रहा है, मेरा तो इतना नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट हमारा आ जाएगा पैडिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा पैडिंग प्रॉपर्टीज। हेड सेक्शन हमारा फिनिश हो जाएगा, बॉडी टैग आ जाएगा, उसके बाद बॉडी टैग यहाँ पे पैडिंग प्रॉपर्टी ज़्यादा अच्छी हमारी कहाँ काम करती है। चलिए ये तो ऐसे पैराग्राफ में कहीं भी लगा सकते हैं। हेड सेक्शन के अंदर हमारा यहाँ पे स्टाइल टैग लग जाएगा CSS की प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए। चलिए मैं कर ही दूंगा, हेडिंग के लिए भी हम कर सकते हैं। तो ये हमारी एक हेडिंग हो जाएगी, पैडिंग प्रॉपर्टीज इन CSS। और एक यहाँ पे पैराग्राफ बना देते हैं, एक मैंने कॉपी किया था, पेस्ट कर लेते हैं। और पी टैग हमारे यहाँ पे क्लोज है। ठीक है, तो एक पैराग्राफ बन गया, एक हेडिंग बन गई, और सेव कर लेते हैं इसको यहाँ पे पैडिंग प्रॉपर्टी के नेम से, पैडिंग डॉट एचटीएमएल, और फाइल को ओपन कर लेते हैं। ये फाइल है, राइट क्लिक और ओपन विद ओपेरा फाइल। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे इसमें CSS नहीं लगाई, और पैडिंग प्रॉपर्टी का आपको पता कैसे चलेगा, जब हम यहाँ पे बॉर्डर प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, पहले मैं यहाँ पे हेडिंग के लिए कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई कर देता हूँ। कलर दे देते हैं एकदम यहाँ पे, ठीक है, रेड, बैकग्राउंड लगा देते हैं यहाँ पे, बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है,
फिर बॉर्डर की विड्थ आप दे सकते हो और बॉर्डर का कलर आ जाएगा। ये हम देते हैं आपकी ग्रीन। सेव कर लेते हैं और रन करते हैं पहले। ये आ गया, ठीक है। अब देखिए पैडिंग प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या काम करेगी, क्या उसका यूज रहेगा। जैसे आपको लगता है कि जो बॉर्डर है हमारा और जो कंटेंट है इसके बीच में जो गैपिंग है ये बहुत कम आ रही है, तो पैडिंग का मीनिंग वही तो होता है। पैडिंग एरिया हमारा यही होता है, कंटेंट और बॉर्डर के बीच का एरिया, इसी को हम पैडिंग कहते हैं, ठीक है। तो किस तरह से हम यहाँ पे पैडिंग को एडजस्ट करेंगे, जैसे हमने मार्जिन किया था सेम वही तरीका रहता है, प्रोसेस भी वही रहती है, ठीक है। तो अगर मैं सिंपली यहाँ पे पैडिंग लिखता हूँ चारों तरफ से क्या करेगा, पैडिंग को जितना भी मैं फंक्शन करूँगा ठीक है। तो ये पैडिंग है, इसका यूज हमने पहले भी किया था, पैराग्राफ के अंदर भी किया था, आपने देखा होगा पैराग्राफ के अंदर हमने इसका यूज किया, ठीक है। टेबल वगैरह में भी हम कर सकते हैं इसका यूज। टेबल में कई बार क्या होता है कि टेबल का जो बॉर्डर आपको दिख रहा है और उसके बीच में जो सेल की जो वैल्यू है दोनों में हमने गैपिंग लेके आनी है, जैसे पैडिंग एरिया आपको बढ़ाना है तो उसके लिए पैडिंग प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हैं। अब इस पैडिंग प्रॉपर्टी को आपने अलग अलग लगाना है, अलग अलग भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने मार्जिन राइट बिल्कुल वही सेम तरीका है, वो भी मैं लिख दूंगा अभी यहाँ पे, ठीक है। पैराग्राफ के लिए हम कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा सकते हैं, जैसे बॉर्डर लगा देते हैं यहाँ पे, बॉर्डर इसको हम कर देते हैं बॉर्डर, ठीक है, पिक्सल और रेड कर पैराग्राफ में बॉर्डर आ गया। अब लेकिन आप देख रहे हो कि बॉर्डर जो है हमारा और पैराग्राफ जो है ये बिल्कुल आपस में मिल जा रहा है, ठीक है। तो हम चाह रहे हैं थोड़ा सा गैपिंग आ जाए चारों तरफ से, तो उसके लिए हमने एक ऑप्शन लगा दिया यहाँ पे, प्रॉपर्टी लगा दी पैडिंग, जितना भी आप रखना चाह रहे हैं मैंने रख दिया 45 पिक्सल, सेव कर लीजिए और पैडिंग के एरिया को बढ़ा दिया, ठीक है। अलाइनमेंट आप देना चाह रहे हो पैराग्राफ को थोड़ा और प्रॉपर दिखाने के लिए, तो उसके लिए आपको पता है टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी हमारी यूज होती है, सेंटर रखना है, सेंटर जस्टिफाई करना है, जस्टिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो पैराग्राफ का लुक हमारा थोड़ा यहाँ पे सही हो गया, ठीक है। तो ऐसे हमारी पैडिंग प्रॉपर्टी काम करती है। अब अगर आपको लगता है कि पैडिंग टॉप और बॉटम में ज़्यादा हो जा रही है तो आप क्या कर सकते हो, सेपरेट वैल्यू आप दे सकते हो वहाँ पे, ठीक है। उसके लिए तरीका वही है, देखिए फर्स्ट वैल्यू अगर मैं दे रहा हूँ तो ये टॉप और बॉटम के लिए मैं चाह रहा हूँ कि कम हो जाए, 10 पिक्सल हो जाए। लेफ्ट और राइट से मुझे ज़्यादा करना है, 25 पिक्सल करना है, तो स्पेस देखिए 25 पिक्सल हो जाएगा, सेव कर लीजिए और रिफ्रेश कर लीजिए, ठीक है। तो टॉप और बॉटम से हो गया 10 पिक्सल, लेफ्ट और राइट से आप देख रहे हो कि कितना हो गया 25 पिक्सल। तो अलग अलग भी आप करके दे सकते हो, ठीक है। तो प्रॉपर्टी समझ में आई फिर आप लोगों को वाली, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, बिल्कुल वैसे ही काम कर रही है जैसे मार्जिन वाली प्रॉपर्टी हमारी काम कर रही थी, बस दोनों में डिफरेंस क्या है, मार्जिन हमारा क्या करेगा, अलग अलग एलिमेंट्स के बीच में गैपिंग लेके आएगा, ठीक है। पैडिंग क्या हो गया हमारा, पैडिंग हम किससे कह रहे हैं, जो हमारा कंटेंट है, जो भी हमने लिखा हुआ है पैराग्राफ है और जो बॉर्डर उसका है, ठीक है, उसके बीच में जो गैपिंग है वो एरिया हमारा पैडिंग है, ठीक है। तो कोई दिक्कत तो नहीं इसमें किसी को, बताइए। अगर हम इसको सेपरेटली यूज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या तरीका है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जैसे हमारी पैडिंग प्रॉपर्टी वही तरीका है, जैसे अगर हम यहाँ पे लेते हैं पैडिंग 1, ठीक है।
कर देगा 1 पिक्सल, ठीक है, और राइट इक्वल्स टू लेफ्ट इसको कर देगा 2 पिक्सल, ठीक है। 1 पिक्सल, 2 पिक्सल और 3 पिक्सल अगर मैं दे रहा हूँ, 3 वैल्यूज अगर मैं दे रहा हूँ तो कैसे मैनेज करेगा, टॉप इक्वल्स टू 1 पिक्सल, ठीक है, राइट इक्वल्स टू लेफ्ट इक्वल्स टू 2 पिक्सल। उसके अलावा लास्ट ऑप्शन बचा हमारा बॉटम का, बॉटम इक्वल्स टू 3 पिक्सल, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 1 पिक्सल, 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 4 पिक्सल प्रोवाइड करते हैं तो कैसे करेगा, सबके लिए सेपरेट वैल्यू लेगा, टॉप इक्वल्स टू 1 पिक्सल, ठीक है, फिर आ जाएगा राइट के लिए, राइट इक्वल्स टू 2 पिक्सल, देन आ जाएगा यहाँ पे बॉटम, बॉटम इक्वल्स टू 3 पिक्सल, एंड लास्ट आ जाएगा लेफ्ट इक्वल्स टू 2 पिक्सल, ठीक है। तो वही सेम प्रोसेस है, आप नेगेटिव में भी दे सकते हो, लेकिन नेगेटिव वैल्यू देने का तो यहाँ पे कोई फायदा है नहीं ना, तो ऐसा लगता नहीं है कि अगर हम नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे देते हैं तो उसका कोई फायदा होगा। देखते हैं ट्राई करके एक बार। हमने यहाँ पे 10 पिक्सल दिया था, मान लेते हैं -10 पिक्सल में अगर कर देता हूँ उसको उस टाइप से, ठीक है, माइनस वैल्यू नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे ऐसे लिखनी है, पैडिंग में लेता नहीं है, क्योंकि दिखने का भी कोई फायदा नहीं है। चलिए फिर भी ट्राई तो कर ही लेते हैं, देखिए इससे कम नहीं होगा, मिनिमम ये इसकी रेंज है 0, ठीक है, तो टॉप और बॉटम से बिल्कुल 0 है, ठीक है, बिल्कुल कम, 0 से कम हम यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, नेगेटिव वैल्यू इसमें नहीं हो सकती। 10 पिक्सल तो फिर वो क्या करेगा, वो तो बढ़ा देगा, ठीक है, तो वही प्रोसेसर है जैसे हमने अभी तक हमने यूज किया, ठीक है। अलग अलग अगर आप यूज करना चाह रहे हो, अलग अलग आप यूज कर सकते हो, टॉप और वैल्यू, टॉप के बाद क्या आ जाएगा, पैडिंग राइट, और ये वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे पैडिंग बॉटम आ जाएगा, ठीक है, और इस वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे हमारी पैडिंग लेफ्ट आ जाएगी और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से हमारे यहाँ पे पैडिंग प्रॉपर्टी वर्क करेगी, ठीक है। एक नोट हम यहाँ पे डाल देते हैं इसमें, नो नेगेटिव वैल्यू और फिट्स इन पैडिंग प्रॉपर्टी, तो पैडिंग प्रॉपर्टी में कोई भी नेगेटिव वैल्यू सपोर्ट नहीं करती है, ओनली पॉजिटिव वैल्यूज ही वो सपोर्ट करती है, ठीक हो गया। तो कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, किसी को बताइए पैडिंग प्रॉपर्टी में क्या इसका यूज है, ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इमेज गैलरी में ज़्यादा इसका यूज किया जाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे आपने कोई इमेज गैलरी बनाई, ठीक है, अब इमेजेस हमारी बिल्कुल एक साथ आ रही हैं, चिपक के आ रही हैं, तो हम वहाँ पे गैपिंग देने के लिए इमेज की चारों तरफ से हम चाह रहे हैं कि गैपिंग आ जाए, ठीक है। एक ऑप्शन तो हमारा वहाँ पे क्या काम कर सकता है, मार्जिन, क्योंकि इमेजेस तो हमारी अलग अलग होती है ना, सेपरेट होती है, एक आप मार्जिन का भी यूज कर सकते हो। आप वहाँ पे मार्जिन से ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन वहाँ पे क्या रहेगा, वैसे पैडिंग प्रॉपर्टी, पैडिंग का यूज करके इजीली आप वो काम कर पाओगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें आप लोगों को, पैडिंग प्रॉपर्टी भी क्लियर हुई। पैडिंग और मार्जिन आज हमने यहाँ पे दो प्रॉपर्टी सीखी है नई, ठीक है, तो फिर से इनका यूज होता है। तो कोई दिक्कत है कि कोई डाउट है किसी को तो बताइए इसमें। हाँ बताओ। हाँ सीधा, कौन सा पैडिंग, पैडिंग प्रॉपर्टी जैसे बताया था मैंने आप लोगों को, पैडिंग का यूज क्या होता है या पैडिंग होता क्या है, पहले तो आपको ये बताना चाहिए। पैडिंग मीन्स हो गया एरिया बिटवीन कंटेंट एंड बॉर्डर, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि
चाहे CSS हो या HTML हो, हर एक एलिमेंट यहाँ पे बॉक्स के फॉर्म में होता है। ठीक है, जैसे आप देख होंगे जब हमने यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई किया तो तब हमें पता लग गया कि ये एलिमेंट एक्चुअल में क्या है, एक बॉक्स है अपने में खुद में। ठीक है, तो ये जो बॉक्स है उसका ये क्या होगा, बॉर्डर होगा, और उसके बीच में जो भी हम कंटेंट दिखा रहे हैं, जो भी एलिमेंट हम वहाँ पे दिखा रहे हैं, चाहे इमेज हो कुछ भी हो, उसके बीच में गैपिंग जो है हमारी, जो बीच में गैप आ रहा है कंटेंट। ठीक है, जैसे आप देख होंगे ये कंटेंट है हमारा, और कंटेंट और ये जो बॉर्डर है इसके बीच में जो गैपिंग आपको दिखाई दे रही है, जो व्हाइट स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा पैडिंग होता है, पैडिंग एरिया। तो उस एरिया को अगर आपने इंक्रीज करना है, ठीक है, डिक्रीज तो होगा नहीं क्योंकि जीरो से कम तो होगा नहीं, ऑलरेडी पहले से डिक्रीज ही रहता है, वो जीरो रहता है। तो हम बढ़ाना चाहते हैं तो उसको बढ़ा सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कंटेंट बिल्कुल एकदम चिपक के हो जाता है। ठीक है, लेफ्ट और राइट अलाइनमेंट से क्या होता है कि कंटेंट बिल्कुल चिपक जाता है और उतना देखने में वो प्रॉपर लगता नहीं। हम चाहते हैं कि वहाँ पे थोड़ा गैपिंग आ जाए लेफ्ट और राइट से, तो अदर कोई ऑप्शन हमारे पास वहाँ पे रहता नहीं। एक तो ये है कि मार्जिन आप लगा सकते हो, लेकिन मार्जिन क्या करेगा, बॉर्डर को भी मूव करेगा, बॉर्डर बॉर्डर को भी वहाँ पे शिफ्ट करता है। अगर मान लीजिए मैं इसमें मार्जिन लगा लेता साथ में, अगर आप साथ में मार्जिन भी लगा, ठीक है, 20 पिक्सल, तो मार्जिन क्या काम करेगा, ये काम करेगा, बॉर्डर को भी शिफ्ट कर रहा है, मतलब कोई ही एलिमेंट को चारों तरफ से 20 पिक्सल की गैपिंग में रख देगा। ठीक है, जबकि पैडिंग प्रॉपर्टी क्या काम कर रही है कि हमारा जो बॉर्डर है, बॉर्डर वहीं रह रहा है। ठीक है, बॉर्डर और कंटेंट के बीच में जो गैपिंग है उसको मैनेज कर रहा है, ये भी मार्जिन और पैडिंग में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी आपको रिक्वायर्ड है, चाहे मार्जिन हो पैडिंग हो, उसका आप यूज कर सकते हो। ठीक है, हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है पैराग्राफ और हेडिंग के अंदर। ठीक है, उसके अलावा फिर मैंने आपको बताया कि जैसे यहाँ पे कैसे कैसे हम इसको, क्या क्या इसका फॉर्मेट रहता है, कि अगर हम सिंगल वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं तो चारों तरफ से वो क्या करेगा, गैपिंग को एडजस्ट करेगा, पैडिंग को एडजस्ट करेगा। अगर हम टू वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसका क्या मीनिंग है, टॉप और बॉटम 1 पिक्सल हो जाएगा, राइट और लेफ्ट 2 पिक्सल हो जाएगा। ठीक है, 3 वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं तो किस तरह से बिहेव करेगा, 4 वैल्यू आप प्रोवाइड कर रहे हो तो सबको सेपरेट सेपरेट या सिंगल सिंगल वैल्यू प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और एक तरीका हमारे पास और भी रहता है कि हम उसको अलग अलग मेंशन कर लें कि पैडिंग टॉप हमें हमें इतना चाहिए, पैडिंग राइट मुझे इतना चाहिए, पैडिंग बॉटम मुझे इतना रिक्वायर्ड है। ठीक है, पैडिंग लेफ्ट हमें इतना रिक्वायर्ड है, ये हम वहाँ पे देख सकते हैं। और दूसरा एक और मैंने आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बताया कि CSS में या कहीं पे भी आप यूज कर रहे हो, पैडिंग प्रॉपर्टी जो होती है हमारी, इसमें नेगेटिव वैल्यू सपोर्ट नहीं है, नेगेटिव वैल्यू सपोर्ट नहीं है। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू अगर हम यहाँ पे देने जा रहे हैं या दे रहे हैं तो उसको सपोर्ट नहीं करेगी पैडिंग प्रॉपर्टी, जबकि मार्जिन में ऐसा हो रहा था, आपने देखा था मार्जिन में ऐसा हम कर पा रहे थे। तो प्रॉपर्टी में भी डिफरेंसेस हैं, दोनों प्रॉपर्टी का अपना एक अलग अलग रोल है, अलग वर्क है। ठीक है, तो फिर वो फिर आप लोगों को मार्जिन और पैडिंग प्रॉपर्टी दोनों के बारे में समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को अभी भी, कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो बताइए। एरिया का डिफरेंस, हाँ भाई बॉर्डर का डिफरेंस समझो आप, बॉर्डर के बाहर का जो एरिया है वो मार्जिन के थ्रू एडजस्ट होगा, बॉर्डर के बाहर का एरिया, जैसे अभी हमने किया था ना, बॉर्डर के बाहर का एरिया मतलब जो ये वाला एरिया है, जो नीचे का एरिया है, या बॉर्डर के जो बाहर का जो ये वाला एरिया देख लो हो गया, ये एडजस्ट करना है तो मार्जिन के थ्रू होगा। बॉर्डर के अंदर का एरिया एडजस्ट करना है अगर आपने तो ये पैडिंग के थ्रू होगा, डिफरेंस है दोनों। ठीक है, ये हुआ। अब इसके बाद फिर यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टीज तो और भी बहुत सारी हैं, कोई एक छोटी सिंपल सी प्रॉपर्टी मैं आपको बता देता हूँ, कर्सर प्रॉपर्टी बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है,
कर्सर प्रॉपर्टी का क्या फ़ायदा है, क्या बेनिफिट रहेगा? जैसे कई जगह होता है कि हमने कुछ लिंक्स वगैरह दिए, ठीक है, अपने वेब पेज में, अपनी वेबसाइट्स में कई जगह हमने लिंक दिया होता है और उस लिंक में जब हम कर्सर लेके जाते हैं, मान लीजिए कहीं पे अगर ऐसा है, जैसे यही वेबसाइट हमारी, कहीं पे लिंक है, जैसे देखिए जहाँ पे मैं लिंक में कर्सर ले जा रहा हूँ तो थोड़ा चेंज हो जा रहा है, ठीक है। अब वैसे तो मैंने यहाँ पे कस्टमाइज पॉइंटर यूज़ किया हुआ है, इस तरह से पॉइंटर दिखता नहीं है मुझे, इसका एप्लीकेशन मैंने यहाँ पे डाउनलोड करके इंस्टॉल किया हुआ है, तब आपको ऐसा पॉइंटर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नॉर्मल पॉइंटर आपका किस फॉर्म में आता है? एरो फॉर्म में आता है। जब भी आप किसी लिंक में ले जाओगे तो थोड़ा चेंज हो जाता है, ठीक है। कई बार हमें वो हैंड फॉर्म में दिखाई देता है, हैंड के सिंबल आता है जैसे। तो इस तरह से हम चाह रहे हैं कि यूजर अगर किसी इमेज के ऊपर कर्सर ले जा रहा है तो वहाँ पे कर्सर का साइन चेंज हो जाए, उसका सिंबल चेंज हो जाए, आइकन चेंज हो जाए, ठीक है। पैराग्राफ के ऊपर कर्सर ले जा रहा है तो वहाँ पे पैराग्राफ का जो आइकन है वो चेंज हो जाए, ठीक है। या फिर किसी लिंक के ऊपर कोई भी लिंक हमने जैसे दिए हुए हैं, कई सारे लिंक्स हम वहाँ पे देखते हैं वेब पेज के अंदर, उस लिंक के ऊपर यूजर अगर कर्सर ले जा रहा है तो वहाँ पे उस कर्सर का या पॉइंटर का जो हमारा आइकन है चेंज हो जाए, ठीक है। तो इसको एडजस्ट करने के लिए और यूजर डिफाइन कर्सर भी हम बना सकते हैं, यहाँ पे खुद का अपना कर्सर भी बना के अप्लाई कर सकते हो, ये भी इसमें एक फ़ायदा है। जैसे मैंने आपको यूजर डिफाइन एक लिस्ट बनाना बताया था कि उसमें यूजर डिफाइन लिस्ट आइकन हम बना सकते हैं, ऐसे ही कर्सर को भी अपने हिसाब से एडजस्ट आप कर सकते हो, अपनी इमेज का कर्सर भी लगा सकते हो, ठीक है। कैसे करना होगा वो तरीका आपको बताता हूँ, ठीक है। एक न्यू फाइल ओपन कर लेते हैं यहाँ पे, सबसे पहला टैग हमारा वही रहेगा HTML, ऐड आ जाएगा, उसके बाद टाइटल आप देख सकते हैं यहाँ पे कर्सर प्रॉपर्टीज, टाइटल टैग हमारा पेज जाएगा और उसके बाद बॉडी पार्ट आ जाएगा, यहाँ पे हेडिंग बना देते हैं, हेडिंग के लिए अलग कर्सर हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे, ठीक है। एक हम पैराग्राफ बना देते हैं, यहाँ पे पैराग्राफ के लिए एक अलग कर्सर हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे, पैराग्राफ बना लेते हैं। यहाँ पे कंटेंट तो हमें करना पड़ेगा, इसलिए अभी कर लेंगे। तो हम यहाँ पे इमेज बना देते हैं कि इमेज के लिए कुछ अलग हम यहाँ पे कर्सर बनाएंगे, सेव कर लेते हैं इसको यहाँ पे कर्सर के नेम से कर्सर डॉट एचटीएमएल, ठीक है। पैराग्राफ ले लेते हैं, पहले हम इसी पैराग्राफ को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा पैराग्राफ आ गया, हेडिंग आ गई, इमेज आ गई। अब सीएसएस की प्रॉब्लम यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं इसमें, ठीक है। पहले हमें क्या करना पड़ेगा? स्टाइल टैग लगाना होगा, बताइए आपको किस तरह से किया जाता है। अब हेडिंग के लिए हम यहाँ पे प्रॉपर्टी डिफाइन करने जा रहे हैं, चाहे हेडिंग हमारी किसी फॉर्म में दिखे उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बाकी चीजें छोड़ देते हैं, कर्सर में थोड़ा ध्यान देते हैं उसमें, कर्सर प्रॉपर्टी, ठीक है। राइट क्लिक और ओपन विथ ब्राउजर, ठीक है। H1 के लिए हम यहाँ पे कर्सर प्रॉपर्टी लगाएंगे। कर्सर के हमारे डिफरेंट टाइप्स होते हैं, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो कर्सर के लिए यहाँ पे हमारे पास कर्सर प्रॉपर्टी आती है और कर्सर के टाइप्स, ठीक है।
सपोज यहाँ पे कर्सर मैं दिखाना चाह रहा हूँ हेडिंग में पॉइंटर के ये इसका एक टाइप है। ठीक है, हम पैराग्राफ की बात करें, पैराग्राफ में मैं कर्सर दिखाना चाह रहा हूँ वेटिंग कर्सर जो होता है। ठीक है, इमेज के लिए मैं यहाँ पे कर्सर दिखाना चाह रहा हूँ हेड फॉर्म। ठीक है, एक काम और करते हैं, इमेज की हाइट और width थोड़ा सा सही रहेगा। अब देखिए जब मैं यहाँ पे कर्सर ले जाऊंगा ये चेंज हो जाएगा। हैंड वाला फॉर्म इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि मैंने पॉइंटर चेंज किया हुआ है। यहाँ पे आपको सही दिखेगा ये वेटिंग कर्सर है मेरा, क्योंकि इसे एप्लीकेशन के हिसाब से वेटिंग कर्सर मेरा ये है। ठीक है, हेडिंग के हिसाब से इस तरह से दिखा रहा है। चलिए एक बार मैं यहाँ पे इसको चेंज करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको नॉर्मल पॉइंटर नहीं लेता। अब देखिए नॉर्मल आ गया, ये पॉइंटर हैंड वाला फॉर्म आ गया जो हैंड हमने अप्लाई किया था वहाँ पे। ये वेटिंग फॉर्म आ गया ये। अब देखिए यहाँ पे भी एक्चुअल में हैंड दिखा रहा है जबकि ये पॉइंटर के फॉर्म में होता है। कई बार क्या होता है कि ये डिफरेंट ब्राउजर जो हैं अलग अलग फॉर्म में दिखा सकते हैं, ये भी हो जाता है। ठीक है, तो इसका भी डिफरेंस आ जाता है। चलिए मैं इसको हटा के पॉइंटर को हटा के किसी और फॉर्म में लिखता हूँ। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है मेरे पास यहाँ पे क्रॉस हेयर। ठीक है, इस तरह से दिखता है ये वाला क्रॉस हेयर। तो यहाँ पे पूरा ऐसा दिखाएगा, यहाँ इस तरह से दिखाएगा, इमेज में इस टाइप से दिखाएगा। ठीक है, अलग अलग जगह पे या अलग अलग एलिमेंट्स में डिफरेंट टाइप के कर्सर्स में यहाँ पे दिखा सकते हैं। क्लियर हुआ कैसे हम यहाँ पे कर्सर प्रॉपर्टी का यूज करेंगे? समझ में आया आप लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को इसमें? बताइए। तो कर्सर प्रॉपर्टी समझ में आई? ठीक है, अब इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं ये भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ, कौन कौन से इसके टाइप्स। कर्सर प्रॉपर्टीज और ठीक है, एक वैल्यू आ जाएगी इसकी नन। वैसे नन का यूज तो होता नहीं है, अब ऐसा तो है नहीं कि दिखाएगा ही नहीं। नन को तो आप करीब डिफॉल्ट कर दो। ठीक है, दिखाएगा टेक्स्ट। अब देखिए अभी जो ये कर्सर आपको दिख रहा है यहाँ पे जो एक आपको कर्सर दिखाई दे रहा है ऐसा वाला दिखेगा, ये टेक्स्ट कर्सर होता है। NW रिसाइज, NW नॉर्थ वेस्ट रिसाइज। ठीक है, NW मतलब है यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट, डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग रहता है। ठीक है, एक आता है इसमें SE रिसाइज, साउथ ईस्ट रिसाइज। एक मैंने डायरेक्शन लिखी है फिर आप लोग समझ जाइएगा, SE मतलब क्या होगा, साउथ ईस्ट। एक आता है हेल्प, हेल्प फॉर्म में कर्सर आता है। एक आता है NE रिसाइज, नॉर्थ ईस्ट रिसाइज। ठीक है, एक आता है SW रिसाइज, साउथ वेस्ट रिसाइज। ठीक है, एक आता है वेट, एक आता है मूव, जब हम किसी भी एलिमेंट को मूव करते हैं उस टाइम पे जो कर्सर होता है वैसा कर्सर। ठीक है, एक आता है एन रिसाइज, नॉट रिसाइज। ठीक है, एक आता है इस रिसाइज, साउथ रिसाइज। एक आता है डब्ल्यू रिसाइज और एक आता है ई रिसाइज।
अब बात आती है कि यूजर डिफाइंड कर्सर अगर हमें यहाँ पे चलाना होगा तो हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी तो वही होती है कर्सर, लेकिन यहाँ पे इमेज को दिखाने के लिए मैंने आपसे पहले भी बोला था यूआरएल प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है, ठीक है। इमेज नेम और उसका जो एक्सटेंशन है ये आ जाएगा, ठीक है। लेकिन एक ऑप्शन यहाँ पे और आता है कॉमा ऑटो, ये लिखना है यहाँ पे जरूरी है। इसके बिना आपको वहाँ पे यूजर डिफाइन कर्सर नहीं दिखा पाएगा, ठीक है। अच्छा, एक हमने बर्ड की इमेज ली थी वहाँ पे, एक काम करते हैं, एक पहले हम यहाँ पे कुछ बना लेते हैं, कुछ लिंक देते हैं, ठीक है। फाइल का नाम हम यहाँ पे देते हैं home.html, वैसे तो नहीं भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट फिलहाल यहाँ पे दे रहा हूँ। अब एंकर टैग के लिए हम यहाँ पे कर्सर प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो लिखा जाएगा उसके लिए कर्सर URL ब्रैकेट में सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वैल्यू आ जाएगी कॉमा ऑटो, ठीक है। इमेज का नाम क्या था वहाँ पे हमारा birds डॉट png, यही था, चेक कर लेते हैं एक बार। सेव किया हमने, सेव करने के बाद अच्छा, ये जो यूजर डिफाइंड कर्सर प्रॉपर्टी आपको बता रहा हूँ ये केवल एडवांस ब्राउजर्स में ही सपोर्ट करेगा, ठीक है। हर किसी ब्राउजर में सपोर्ट नहीं करेगा, इसका भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं ये वाला कर्सर डालूंगा, ठीक है। हर किसी ब्राउजर में सपोर्ट नहीं करेगा क्योंकि एडवांस प्रॉपर्टी होती है, तो कई बार क्या होता है कि हर किसी ब्राउजर में सपोर्ट नहीं करता, पुराने वर्जन के ब्राउजर में तो नहीं करता, ठीक है। तो यूजर डिफाइंड कर्सर आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें वर्ड के फॉर्म में दिखा रहा है, लिंक में, यहाँ पे हैंड के फॉर्म में, ये वेटिंग वाला फॉर्म हो गया और ये क्रॉस फॉर्म हो गया, ठीक है। तो ऐसे आप यहाँ पे डिफरेंट टाइप के कर्सर डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो क्लियर हुआ ये प्रॉपर्टी आप लोगों को, कर्सर प्रॉपर्टी क्लियर हुई सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, किसी को बताइए, कोई भी डाउट अगर आपको है तो। हाँ, कौन सा रोहित? यूजर डिफाइन के लिए एक फिक्स हमारा यहाँ पे सिंटैक्स है, वो आपको यहाँ पे लिख देना है। अब इसको आपको याद तो थोड़ा करना ही पड़ेगा। अगर मैं ऑटो हटा देता हूँ सपोज, तो यहाँ पे वो नहीं दिखाएगा, ये तो इसीलिए ऑटो प्रॉपर्टी लगाना जरूरी है। तो ये पूरा एक क्या है, उसका सिंटैक्स है, उसका पूरा एक फॉर्मेट है जो आपको याद करना जरूरी है, ठीक है। मैं इतना ही करना पड़ता है, यहाँ पे कर्सर लिखा आपने कोलन URL। अब मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि CSS के अंदर कहीं भी अगर हमें इमेज की जरूरत पड़ती है बैकग्राउंड में या कहीं भी लगाने की जरूरत पड़ती है, चाहे कर्सर के फॉर्म में हो, आइकन के फॉर्म में, किसी फॉर्म में हो, ठीक है, तो उसके लिए URL प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है। उसके अंदर यहाँ पे इमेज का नेम आ जाएगा, ठीक है। इमेज कहीं किसी फोल्डर के अंदर है तो पूरी लोकेशन आपको वहाँ देनी पड़ेगी, कॉमा ऑटो, ये लिखना जरूरी है, ठीक है। इसके बिना नहीं हो पाएगा। अगर मैं यहाँ पे कॉमा ऑप्शन देखता हूँ, ट्राई करता हूँ, फिर भी नहीं आता, ये न्यूमेरिक वैल्यू या इस तरह की वैल्यू सपोर्ट नहीं कर रहा है, उस वैल्यू है उसकी, ठीक है। तो वही लिखना पड़ेगा। अब देखिए, अब दिखा रहा है,
क्लियर हुआ ये ऑप्शन आप लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं? आ गया समझ में सबको? चलिए फिर आज के लिए तो फिर हम इतना ही करेंगे, और किसी का कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं मुझे फिर। किसी और का कोई डाउट तो नहीं? क्योंकि आज के लिए फिर हम इतना ही करेंगे। ठीक है, हाँ बताओ। CSS का यूज करके थोड़ा इजी पड़ जाएगा, कर सकते हैं ऐसा। फोन आपको एक तो मैंने आपको HTML के फॉर्म में दिया था, वहाँ तो थोड़ा सा प्रोसेस टफ पड़ जाती है, टफ तो नहीं है, लेंथी पड़ जाती है, लेकिन यहाँ पे उसको करना थोड़ा इजी है। आप आईडी और क्लास का यूज कर सकते हो। बॉडी टैग आ जाएगा हमारे यहाँ पे। सपोज हम यहाँ पे हेडिंग बनाना चाह रहे हैं, H1 की नेम से ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे ठीक है, चलो हेडिंग ही बना लेते हैं। अब हेडिंग बनाने का भी यहाँ पे तो वैसे देखा जाए तो फायदा है नहीं, क्योंकि CSS के अंदर आपको पता है कि आप डिफरेंट प्रॉपर्टीज लगा के उसको हेडिंग जैसा बना सकते हैं। तो H1 टैग की भी वैसे तो जरूरत नहीं है, बट फिर भी अगर आप लगाना चाह रहे हो तो लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या काम कर सकते हैं, हमने लिखा वेब डिजाइनिंग, ठीक है। H1 टैग लिया, हेड सेक्शन के अंदर मेरी CSS आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, आईडी के लिए आपको ये तरीका भी इजी पड़ेगा। अब देखिए टैग तो आपको लगाना ही पड़ेगा, लेकिन फॉन्ट टैग जैसे हम लगाते थे तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्या हो जाता था। वैसे तो देखा जाए तो प्रोसेस थोड़ा थोड़ा सेम ही होगी, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है स्पेन टैग के थ्रू भी अगर हम करते हैं, क्योंकि स्पेन टैग लगाना पड़ेगा, हमें स्पेन टैग क्लोज भी करना पड़ेगा। मैं एक सिंगल ही आपको करके दिखाऊंगा, ऐसे ही आप फर्दर और के लिए भी कर सकते हो। दूसरे के लिए भी अगर आपको करना होगा तो दोबारा स्पेन टैग लगाना होगा, स्पेन आईडी तो जो है ना S2 देखिए, और यहाँ पे स्पेन मेरा बना, उसके लिए दोबारा स्पेन टैग। हाँ स्टाइल लगा सकते हो आप, वैसे भी कर सकते हो, वो भी वही ऑप्शन है, वो इनलाइन स्टाइल होगा। हाँ वो CSS का ही ऑप्शन है, तो आप पेन स्टाइल वगैरह वो इनलाइन, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपने कर दिया, आपको CSS आपने सीख लिया ना, ऐसा तो है नहीं कि आप लोगों ने सीखी नहीं है। अब नहीं सीखा होता फिर यूज़ किया होता तो फिर उसमें कह सकते थे कि एक नया ऑप्शन है यूज़ कर लिया आपने, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अगर आपने कर भी लिया है तो ज़्यादा अच्छा है। जो भी आप जैसे वेबसाइट बना रहे हो, जो प्रोजेक्ट बना रहे हो, खुद से भी अब आप अपना एक वेब प्रोजेक्ट जो है वो डेवलप करना स्टार्ट कर सकते हैं। आपको CSS आपने सीख लिया है, इसमें और चीज़ें भी रहेगी हमारी, जो मैं आपको बताऊंगा इसमें। तो हाफ पार्ट तो हमारा CSS का हो चुका है, समझो हाफ पार्ट रह गया है, ये भी हमारा 1 और 2 वीक्स में मे भी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। उसके बाद तो फिर हम आगे प्रोग्रामिंग वाला पार्ट करेंगे। अभी तो हमारा ये कोडिंग वाला पार्ट चल रहा है, ये एक्चुअल प्रोग्रामिंग नहीं है,
लॉजिकल प्रोग्रामिंग होती है। तो लॉजिकल प्रोग्रामिंग हमारी विद इन 1 or 2 weeks में या आफ्टर 15 to 20 days आफ्टर स्टार्ट हो जाएगा। ये आप प्रोसेस तो आपको बताइए भाई, जैसे भी मैंने बोला आपसे आईडी का यूज़ करके आप कर सकते हो। आईडी का यूज़ कर रहे हो तो हैश आईडी के लिए प्रॉपर आप डिफाइन कर दो, कलर आपने चुना है, उसका कलर देना है रेड। इससे थोड़ा काम हमारा इजी हो जाता है। नीचे हमें वहाँ पे कलर नेम ये सब देने की जरूरत नहीं पड़ती है, और अलग से हम मेंशन कर सकते हैं ब्लू। और S3 के लिए हम डिफाइन करने जा रहे हैं यहाँ पे कलर ग्रे। सेव कर लेते हैं यहाँ पे webp.html के नाम से, ठीक है। चेक कर लेते हैं फाइल को ओपन करके। ये फाइल हमारी राइट क्लिक और ओपन विद, तो ऐसे आप कर सकते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा इजी तरीका होता है। हाँ, खाली HTML से करना है तो फिर यहाँ पे फॉन्ट टैग लगाना पड़ेगा। ये हट जाएगा पूरा हमारा ये वाला पार्ट। फॉन्ट टैग लगा के आपको बताइए कि फॉन्ट टैग आप लगाओगे कलर आ जाएगा उसमें, साइज देना चाहते हो साइज आ जाएगा, फॉन्ट टैग यहाँ पर हो जाएगा। दोबारा से ई के लिए हम करना चाह रहे हैं, जैसे हमने दोबारा ई के लिए यहाँ पे स्पेन टैग लगाया है, नया एक स्पेन टैग लगाया है। स्पेन की जगह वहाँ पे फॉन्ट टैग लग जाएगा, फॉन्ट कलर इक्वल्स टू जो कलर देना है कलर आ जाएगा, फॉन्ट टैग यहाँ पे लग जाएगा। वो तरीका भी इजी पड़ेगा, ये तरीका भी ठीक है। अब जिसको जो ज़्यादा, हाँ फॉन्ट टैग आपको बार बार लगाना पड़ेगा। आप यहाँ पे भी तो आप देखो स्पेन टैग तो लगाना ही पड़ेगा ना, बात वही है। डिफरेंट कलर्स हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड है तो फिर हमें ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। अब डिजाइनिंग के लिए जैसे मैं करना चाह रहा हूँ तो डिजाइनिंग के लिए भी जितने भी लेटर्स हैं मेरे उतने वहाँ पे स्पेन टैग मुझे लगाने पड़ेंगे, उन सबको आईडी देके यहाँ पे उनका कलर मुझे देना है, ठीक है। लेकिन एक तरीका मैं आप लोगों को इसमें एक ऐसा भी बताऊंगा कि जिसमें अलग अलग लेटर्स होंगे लेकिन एक पर्टिकुलर वर्ड में कलर हमारा चेंज होता रहेगा। वो CSS के अंदर आता है, वो मैं आप लोगों को हो सकता है कि कल बता दूंगा, ठीक है। तो क्लियर हुआ फिर? और कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, किसी का कोई डाउट? क्यों? वही होगा ना, क्योंकि मैं भी चला के देख रहा था C64 भी नहीं सिस्टम आपका ना ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया होगा कि आपका शायद 64 बिट ना हो, कोई दिक्कत नहीं, हेल्प कर देंगे, मैं इसको ऐड कर दूँगा। तो आप लोगों को डाउट क्लियर हो गया ना? कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को? और कोई डाउट है आप लोगों को बताइए। ठीक है चलिए फिर आज के लिए यहीं एंड करते हैं क्लास को, ठीक है। कल कुछ और नए ऑप्शन दिखाऊंगा, ट्राई करूँगा कि कुछ और नए ऑप्शन यहाँ पे पॉसिबल हो पाए हमारे